वेलकम बच्चा लोग। आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। यह जो चैप्टर है क्लास 9th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बारीकी से करेंगे, बहुत ही ध्यान से करेंगे और हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी को कहा जाता है सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को कहा जाता है सेल। फंडामेंटल को या इसको बेसिक को, है ना, फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अभी जो हम फिलहाल देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। देखो बच्चों, किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि उस चैप्टर में बेसिकली क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है ना। इससे क्या होता है ना, ओवरऑल हमारा कैलकुलेशंस हो जाता है कि हम किसी चैप्टर में कितना डिवोशन दे सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में पहले हम लोग समझेंगे क्या क्या पढ़ना है, देन हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 सारे टॉपिक को फिनिश करेंगे। ये जो आपका चैप्टर है करीबन 4 से 5 वीडियोज़ में आने वाले हैं, या यूँ को 4 से 5 पार्ट में आने वाले हैं, और हर एक पार्ट जो है 30 to 40 मिनट्स का रहेगा और बहुत ही डिटेल वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट अगर इस चैप्टर में रह जाता है, किसी भी तरीके की क्वेरी चाहिए या किसी भी तरीके का कंप्लेन करना है आपको, है ना, तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे आ सकते हैं और वहाँ पे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि हमारे और आपके बीच में बात करने का सिर्फ एक और एक माध्यम है, वो है इस वीडियोज़ के नीचे का कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि सेल क्या होता है, बेसिकली सेल होता क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि सेल का डिस्कवर किसने किया, है ना, साइंटिस्ट के नेम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग जानेंगे कि सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया, इसमें भी साइंटिस्ट के नेम इन्वॉल्व होते हैं। तो आप जानोगे कि सेल थ्योरी होता क्या है और सेल थ्योरी को प्रपोज करने वाले लोग कौन कौन हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है, कितने तरह के सेल होते हैं, है ना। आप देखोगे इसमें 2 तरह के सेल को क्लासिफाइड किया गया है, उन दोनों तरह के सेल्स के बारे में भी समझेंगे। एक तो आपके ऑन बेसिस ऑफ नंबर और दूसरा जो हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑन बेसिस ऑफ नंबर और दूसरा हो जाएगा ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एनिमल सेल क्या होता है एंड देन प्लांट सेल क्या होता है। हमारे मन में हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल एक जैसे ही होंगे, बट क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि इनमें सिमिलरिटीज़ मिलेंगे, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी मिलेंगी। तो हमें उन चीज़ों को देखना है, समझना है, इनके स्ट्रक्चर को समझना है, इनके अंदर प्रेजेंट जितने भी तरह के पार्ट्स होंगे, जितने भी तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, उन सभी के बारे में ऑन डिटेल पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे के टॉपिक पे। ये हमारा होता है डिफ्यूज़न एंड देन ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न बच्चा ये हमेशा गैसियस एक्सचेंज होता है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे गैसियस एक्सचेंज विथ सेल। क्या? गैसियस एक्सचेंज विथ सेल, या कह सकते हो कि गैसेस एक्सचेंज थ्रू सेल इज कॉल्ड डिफ्यूज़न एंड देन सिमिलर टू दैट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी क्या होता है, सेल में लिक्विड का इंटरचेंज जो होता है वो आपका ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो आप ये छोटी सी बात है, जब हम ये टॉपिक आएंगे तो इसमें ऑन डिटेल जाएंगे हम लोग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा, वो हमारा टॉपिक है हाइपोटोनिक, है ना, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये बेसिकली डील करते हैं आपके ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, डिफ्यूज़न के प्रोसेस को, किस तरीके से लिक्विड का सेल्स के अंदर जाना होता है और किस तरीके से किसी लिक्विड का सेल के बाहर आना होता है। क्या वो सिचुएशन रहता है, क्या वो कंडीशन रहता है जिससे कि सेल के अंदर जो है लिक्विड का अंदर बाहर होता है या गैसियस का अंदर बाहर होता है। तो आपको हमेशा पता है, आप क्लासेस 8 में पढ़ोगे, जब भी कभी गैस का फ्लो होता है, गैस जब भी ब्लो होता है, वो कैसा होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देन हम उसी चीज़ को यहाँ पे भी समझेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका क्या है, ये आपके सेल के पार्ट्स में आ गया। अब सेल के अंदर चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है ना, सेल के स्ट्रक्चर में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब यहाँ आप समझेंगे बच्चा कि ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेसिकली क्या होता है, तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है। ध्यान से समझोगे, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है। इसका जो फॉर्मेशंस होता है वो आपका देखो, यहाँ पे एक ट्रिक याद करना, पी से प्रोटीन एंड एल फॉर लिपिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन प्रोटीन और लिपिड के हेल्प से होता है। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा देन सेल वॉल होगा ना, ये भी आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो इसके बारे में भी ऑन डिटेल पढ़ेंगे। फिर प्लाज्मोलाइसिस पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस जिसको आप जानते हो ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। फिर आपका होगा न्यूक्लियोइड, है ना। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप बिल्कुल भी टेंशन न लो, हर एक टॉपिक को ऑन डिटेल पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। फिर साइटोप्लाज्मा पढ़ेंगे हम लोग, सेल के अंदर प्रेजेंट जो भी प्लाज्मा है उसको साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये पढ़ेंगे। फिर गोल्गी अपैरेचस, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे बच्चा। जितने भी आपने देखा अभी यहाँ से, कहाँ से, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जितने भी आप देख रहे हो, इनके सभी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे ऑन फिगर, ऑन डिटेल। फिर हमें लाइजोसोम पढ़ना है कि लाइजोसोम क्या होता है। आपको पता है लाइजोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होता है, तो हम लाइजोसोम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, हमें पता है, इवन हम लोग बहुत ही अर्ली एज से इसके बारे में समझते आए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने तरह कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को ऑन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, फिर देन हम प्लास्टिड के बारे में भी समझेंगे कि प्लास्टिक प्रेजेंट किस में होता है और प्लास्टिक का यूजेस क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, इसके समझेंगे। उसके बाद वैक्यूल्स के बारे में भी समझेंगे। वैक्यूल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनके बारे में भी अच्छे से समझना है। जो आपका बच गया बच्चा, वो एक पार्ट है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो आपका रह गया, हमें राइबोसोम भी पढ़ना है ना। ये राइबोसोम जो होता है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो बेसिकली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़ेंगे बच्चा, तो उसी समय राइबोसोम के टॉपिक को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आपने देखा कि आपको ये लगभग आपके 10 से 15 टॉपिक हैं जो कि पढ़ने हैं और बहुत ही अच्छे से करेंगे। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि बेसिकली सेल होता क्या है। तो भैया सेल को जैसा कि चैप्टर में लिखा गया है, पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, सेल के स्टडी को क्या कहते हैं। तो एक टर्म आता है बच्चा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो मतलब होता है सेल एंड देन लॉजी मतलब होता है टू स्टडी। तो यहाँ से आप समझोगे क्या कि स्टडी ऑफ द सेल, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। चीज़ें क्लियर है, ये आपके एमसीक्यू में 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। चलिए, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आए हुए हैं, तो आपको देखते चलना है सारे कुछ। फिर आते बच्चा कि सेल का जो डेफिनेशन होता है, सेल को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल, या फिर आप इसको कहो कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट कहा जाता है सेल को, ठीक है। तो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका जो प्रॉपर होगा डेफिनेशन, तो आप लिख सकते हो कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों कहा गया है, जिस तरीके से आप एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि एक मकान के फॉर्मेशंस के लिए जिस तरीके, जैसे कि ये आपका फॉर एग्जांपल, ये आपका आप घर बना रहे हो इस तरीके का, है ना। इस घर के फॉर्मेशंस के लिए आपको क्या चाहिए, तो इनमें छोटे छोटे ब्रिक्स लगाने होंगे। तो ब्रिक्स को आप क्या कहोगे, तो ब्रिक्स इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस, है ना। उसी तरीके से क्योंकि ये ब्रिक्स के कनेक्शन से ही आपका घर तैयार होता है, तो दिस विल बी द फंडामेंटल पार्ट। उसी तरीके से जो आपका सेल होता है बच्चा, वो भी फंडामेंटल पार्ट होता है, क्योंकि उसी से आपका पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो आपके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको पता है कि सेल रिस्पॉन्सिबल है ना। सो दैट्स वाई कि
कि आपका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है, इसलिए कहते हैं हम लोग कि सेल इज स्ट्रक्चरल। एंड देन जब आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है तो स्ट्रक्चर तैयार क्यों हुआ? ताकि फंक्शन को बेहतर ढंग से परफॉर्म किया जा सके, जो डिफरेंट टास्क बॉडी आपका परफॉर्म करेगा उसको परफॉर्म किया जा सके। इसीलिए कहा जाता है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये आपके लाइफ को फॉर्म करता है। इसको आपने जैसे मैंने बताया कि इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी आप कह सकते हो। आई होप चीज़ें क्लियर हो। अब चलते हैं आगे बच्चा। आगे क्या है कि एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है रॉबर्ट हुक। आप समझोगे, रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने क्या डिस्कवर किया? तो सेल को डिस्कवर किया। और सेल को इन्होंने कैसे डिस्कवर किया? तो एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का पहले प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, देन फिर उस माइक्रोस्कोप से क्या हुआ? सेल को देखा। लेकिन इन्होंने सेल में क्या देखा? तो सिर्फ डेड सेल को ही ऑब्जर्व किया। इन्होंने डेड सेल को ही ऑब्जर्व किया। अब इनके ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं बच्चा, वो हमें समझना है। तो इनके ऑब्जर्वेशन से ये निकल के आया कि जो सेल है तो इट सीम्स टू बी appear like honeybee। ठीक है, ये honeybee नहीं, बी हाइव। ये कैसा? बी हाइव, मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखता है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, और एक बात बताई उन्होंने कि जो आपका सेल है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है। और आप देखोगे बच्चा तो हनी बी का भी स्ट्रक्चर कैसा होता है? उनके हाउसेस का टेट्राहेड्रल होता है। अब टेट्राहेड्रल कैसा होता है? तो टेट्राहेड्रल के 6 साइड्स होते हैं, 6 इक्विवेलेंट साइड होते हैं, उनको टेट्राहेड्रल कहा जाता है। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, वो आते हैं लियोन हुक आते हैं। सॉरी बच्चा, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल गलत है। ये इन्फॉर्मेशन को आपको कैरी नहीं करना है। 1665 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम होता है एंटोन वॉन लियोनहॉक। लियोनहॉक। तो ये साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वॉन लियोनहॉक। इन्होंने 1674 में लिविंग सेल्स पे, फ्री लिविंग सेल्स पे क्या किया? एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, मतलब अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज़ करके उन्होंने पॉन्ड वाटर के फ्री लिविंग सेल्स पे क्या देखा? तो इन्होंने सेल्स को देखा। तो ये सब वो पहले इंसान थे जिन्होंने लिविंग सेल्स पे ये डिस्कवरी किया। तो आप याद रखोगे, लिविंग सेल्स पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सेल्स को देखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लियोन हुक। और वो 1674 में उन्होंने देखा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो रॉबर्ट हुक, उसके बाद रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं। बेसिकली वो 1831 में क्या खोज निकालते हैं? तो न्यूक्लियस का डिस्कवर कर देते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस क्या है? तो ब्रेन ऑफ द सेल है। ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, या सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो प्रोटोप्लाज्मा टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले, देखो प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय पुरकेंजी। तो पी से आप याद रख सकते हो कि प्रोटोप्लाज्मा किसने दिया? तो पुरकेंजी ने दिया। और प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्मा इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब याद रखना, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आप जब कभी सेल को एक्सपेरिमेंटली देखोगे, मतलब ऑन पिक्चर्स देखोगे, तो आपको जैसे कि ये सेल है, तो सेल के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो सभी लगभग प्रोटोप्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा, तो जितने भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं साइटोप्लाज्मा में पड़े थे। जब मैं फिगर आएगा ना बच्चों, मैं बढ़िया से उसको बता दूंगा, लेकिन
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा जो है वो प्रोटोप्लाज्मा के अंदर आते हैं, इसीलिए ये जो है ना सबसे प्रोमिनेंट हो जाता है, ये लाइफ के फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रुकेंजी ने कब खोज निकाला, इनको कब डिस्कवर किया, तो 1839 को डिस्कवर किया। सो ये जो है ना डिस्कवरी की किन्होंने क्या खोला, पहले 65 में रॉबर्ट हुक ने ढूंढ निकाला, देन फिर लियोन हॉक आया, उन्होंने लिविंग सेल्स पे देखा, फिर कौन आया, रॉबर्ट ब्राउन आया, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने उन्होंने क्या निकाला, न्यूक्लियस को ढूंढ निकाला, फिर पुरकेंजी ने आया, पुरकेंजी ने प्रोटोप्लाज्मा टर्म को दिया, वो भी 1839 को। सो ये इन्फॉर्मेशंस आपको याद रखने ताकि आप एमसीक्यू के किसी भी तरह के सवाल को ना छोड़ो। अब आते हैं बच्चा हम लोग सेल थ्योरी में। ये सेल थ्योरी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो साइंटिस्ट निकल के आते हैं बच्चा, जिनका नाम होता है स्क्लैडियन एंड शॉन, याद रखना इनके नाम क्या होते हैं, तो स्क्लैडियन एंड शॉन। इन्होंने क्या दिया कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो सेल से बने होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है बच्चा कि जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो सेल से बने होते हैं। इसीलिए इनको फिजिकल यूनिट ऑफ इसीलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो इसको आपको किसने दिया, तो स्क्लैडियन एंड शॉन ने दिया। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो। फिर आगे चलते हैं कि इसी थ्योरी को ना विर्चो साहब ने, विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसी थ्योरी को क्या किया, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करते हुए क्या बोला कि सेल जो है वो हमेशा किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। ठीक है, सेल्स आर फॉर्म्ड from pre-existing cells। ठीक है बच्चा, जैसे कि एक इंसान का जन्म दूसरे इंसान से होता है, दूसरे इंसान का तीसरे इंसान से होता है, तीसरे का चौथे से होता है, उसी तरीके सेल का जो फॉर्मेशंस होता है वो क्या होता है, तो पहले किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है बच्चा। ये कौन सा दिया, तो ये दिए विर्चो साहब ने। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैंने जो बताया कि जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का या सेल का जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर के बेसिस पे जब किया जाता है तो उसको दो कैटेगरीज में डाला गया है, पहला यूनिसेलुलर एंड दूसरा मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर को समझेंगे तो यूनि मतलब होता है बच्चा, यूनि मतलब होता है सिंगल, यूनि मतलब सिंगल, और सेलुलर मतलब होता है सेल, सेलुलर मतलब सेल। जब किसी ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका फॉर्मेशन सिंगल सेल से हुआ है, दोज ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल, उसको यूनिसेलुलर कहा गया। देखो ऑर्गेनिज्म यार सिंगल है ना, उनको सिंगल सेल कहा गया है। तो वो जो सिंगल सेल होते हैं बच्चा, वो अपना जो भी फंक्शन होंगे उसी सेल की हेल्प से करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो ही सेल हैं। तो वही क्या करेंगे, इंजेक्शन करेंगे, मतलब वो इनगल्फ फूड को करेंगे। वही एक ही सेल खाना भी डाइजेस्ट करेगा, वही सेल आपके एक्सक्रेशन के प्रोसेस को भी करेंगे। तो एक ही सेल सारा टास्क परफॉर्म करेगा। इनमें जो एग्जाम्पल आप देखोगे बच्चा, तो एग्जाम्पल आपके आएंगे कौन, अमीबा, फिर आपके आएंगे पैरामीशियम, देन आएगा बैक्टीरिया। तो आप समझोगे अमीबा जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, तो आप देखोगे अमीबा इस तरह के स्ट्रक्चर को होता है, मतलब इरेगुलर शेप्ड में होता है। फिर जब इसको अपने फूड को इनगल्फ करना होता है तो वो इस तरीके से कुछ अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और ये इसको कहते हैं बच्चा सूडोपोडिया। ये जो फॉर्मेशंस करता है इनगल्फ करने के लिए सूडोपोडिया। और जब ये इसको इजेक्शन करना होता है ना, तब सेम इसी तरीके का सूडोपोडिया बनाता है और निकाल देता है। तो इसके अंदर जाने के बाद यही वो सेल है जो इनगल्फ करने के लिए अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है और डाइजेस्ट भी करेगा ये अपने इनसाइड लेके, फिर इसको एक्सक्रेट भी करने का काम यही करेगा। उसी तरह से आता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो होता है बच्चा, ये सबसे स्मॉलेस्ट कहोगे इसको, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, ठीक।
उसके बाद बैक्टीरिया आता है। आप सभी जानते हो कि बैक्टीरिया से हम लोगों को बहुत सारा डिजीज़ होता है, तो बैक्टीरिया भी आपका यूनिसेलुलर के अंदर ही आता है। ठीक है, आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद का हमारा आता है बच्चा मल्टी सेलुलर। तो बहुत सारे सेल जब ग्रुप करके आते हैं ना, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन हो गया, फंगस हो गया, प्लांट हो गया, ये सभी क्या है, मल्टी सेलुलर। जैसे एनिमल्स के यहाँ आप ह्यूमन बींग्स भी मेंशन कर दो। हम लोग तो वैसे भी एनिमल्स के कैटेगरीज में ही आते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि यहाँ लिख देना चाहिए। तो ये जो है ना, ये क्या हो गया, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। अब तो देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनमें डिफरेंट तरह के शेप एंड साइज ऑफ सेल्स होते हैं। इवन यूनिसेलुलर के भी अपने डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ सेल्स होते हैं। साथ ही जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होता है बच्चा, इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा होता है। आप सोच लो ना, हमारे पास हाथ के काम अलग होते हैं, पैर के काम अलग हैं, मुंह के काम अलग हैं, आँखों के काम अलग हैं। उसी तरीके से आपके जो हैं यूनिसेलुलर में इस तरीके की चीज़ों को नहीं देखा जाता। उनके पास खाने के लिए भी वही है, चलने के लिए भी वो उसी सेल का यूज़ करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होने के लिए। इवन डाइजेस्ट करने के लिए भी सेम चीज़ों को यूज़ करते हैं, एंड एक्सक्रेट करने के लिए भी सेम चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे में वो चीज़ नहीं होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, प्लांट्स में नहीं होता है। इनके हर एक टास्क को हर एक अलग अलग जगह, जैसे मुंह में खाना इन गल्प के च्यू करने का काम माउथ का हो गया, डाइजेस्ट करने का काम स्टोमक करेगा, उसमें एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन करेगा, देन आपको सेल्स पहुंचाने का काम ब्लड करेगा। मतलब आप सोचो, आपके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, वो आपके सेल तक ले जाने का काम कौन करता है, तो ब्लड करता है। ऑक्सीजन को आपके सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो आप इंटरनली भी आप अपने सिस्टम को ऑब्जर्व करोगे तो हर किसी का काम अपना बटा हुआ है, लेकिन यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं होता है। तो आप देखोगे शेप एंड साइज ऑफ द सेल, और इसके बारे में थोड़ा समझ लो बच्चा कि शेप एंड साइज जो है ना, ये बेसिकली डिपेंड करेगा फंक्शन पे, कि किसी भी ऑर्गन का या किसी भी सेल का क्या फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना सेल डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल कि कहीं पे आपको ज़्यादा लोड पड़ता है, जैसे आपके थाइज़ वगैरह में, है ना, वेस्ट से नीचे वाले में पूरे शरीर का लोड पड़ता है, तो यहाँ के जो सेल होंगे बच्चे, यहाँ का सेल कैसा होगा, थोड़ा लार्ज इन साइज होगा। कैसा होगा, तो लार्ज इन साइज। लेकिन सेम यही तरह का हैंड का सेल, ये मैं आपको लिख देता हूँ थाई सेल। यही चीज़ आपको हैंड के सेल, तो हैंड के सेल पे आप इतना लोड नहीं देते हो, तो इसके क्या होते हैं, ये कैसे होंगे, थोड़े स्मॉल इन साइज होंगे। तो इस बात को ध्यान देना है। मैं शेप की बात कर रहा हूँ, शेप में भी थोड़े डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे। साथ ही इनमें मैं ये बात ध्यान रखना है कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। और एक बात जो मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ बच्चा, ऑलरेडी मैं आगे तो बताऊँगा ही, लेकिन इनके लाइफ स्पेन जो होते हैं ना, किस पे, मल्टी सेलुलर के ज़्यादा होते हैं, और जो यूनिसेलुलर होता है उसका लाइफ स्पेन कम होता है, क्योंकि वही सारा काम करे। एक आदमी, जैसे आप समझ लो एग्जांपल कि एक घर में अकेला आदमी और उसके घर में 6 औरतें मान लो, तो 2 या मान लेते 3 ही औरतें हैं, तो इस आदमी को घर का भी काम, बाहर का भी काम, सारे टेंशन इसी को देखना है, तो ये जल्दी जिम्मेवार हो जाएगा, जल्दी बूढ़ा भी होगा। लेकिन एक घर में 2-3 लड़के हैं, है ना, उसमें से 3 लड़के हैं और 2 औरतें हैं, तो घर का लोड नहीं होता, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है कि अच्छा ये नहीं कर देगा तो ये कर देगा। तो इससे क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया। तो ये जो है, ये एग्जाम्पल आपका मल्टी सेलुलर का है, मल्टी सेलुलर, और ये जो एग्जांपल है आपका यूनिसेलुलर का है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे है हमारा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हर एक सेल में जो होता है ना, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपना डिफरेंट तरह का फंक्शन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा फिगर, रफली फिगर बना के समझा रहा हूँ आपको। ये आपका सेल का स्ट्रक्चर हो गया। सेल के अंदर बच्चा होता है इस तरीके का न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पे जो आपको मिलेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका क्या है बच्चा, यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, तो ये चीज़ों को सप्लाई करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है,
अब आगे आते हैं बच्चा, यहाँ पे आपको गोल्गी एपर्चर्स देखने को मिलेगा। ये गोल्गी एपर्चर्स क्या करेंगे, थोड़े थोड़े यहाँ सामने इस तरीके के भी होते हैं। तो गोल्गी एपर्चर्स ये क्या करेंगे, ये पैकेजिंग करने का काम करते हैं। तो ये मैं GA लिख दे रहा हूँ, है ना। तो गोल्गी एपर्चर्स क्या करते हैं, ये पैकेजिंग करने का काम करते हैं। साथ ही बच्चा इसके जो यहाँ पे होते हैं ना छोटे 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 आपको डॉटेड टाइप का दिखेंगे, ये जो होते हैं आपके, ये होते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम का काम होता है बच्चा फॉर्मेशन करने का, किसका, प्रोटीन फॉर्मेशन करने का। अब आते हैं आगे। आगे आपको कहीं कहीं पे यहाँ पे इस तरीके का छोटा छोटा दिखेगा, ये होते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। फिर आपको मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है इस तरीके का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं बच्चा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया MR लिख देते हैं तो आराम समझ में आएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपर्चर्स, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये सेल ऑर्गेनल्स अपना अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सप्लाई करने का काम, गोल्गी एपर्चर्स पैकिंग करने का काम, माइटोकॉन्ड्रिया पावर को स्टोर करने का काम, राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन करने का काम, एंड लाइसोसोम जो है आपका वो क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मतलब वो ऐसा है जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाने पे सेल के अंदर उसको डिस्ट्रक्ट करने का काम लाइसोसोम का होता है। कभी कभी सेल में कुछ खराबी आने के कारण वो पूरा सेल ही निकल जाता है। तो वो पढ़ेंगे हम, हर एक चीज़ों को डिटेल पढ़ेंगे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि किसी भी सेल में देखो इतने तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और ये हर सेल ऑर्गेनल्स का अपना डिफरेंट वर्क होता है, ठीक है बच्चा। अब चलते हैं टाइप ऑफ सेल में कि कितने तरह के सेल्स होते हैं। तो 2 तरह के सेल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पढ़ चुके हैं, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स एंड दूसरा होता है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स बच्चा, प्रोकैरियोट्स आप समझोगे, प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रो आप देखोगे पबजी में प्रो प्लेयर, मतलब वो पुराने प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो धोनी इज़ ए प्रो प्लेयर, पुराना प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर काफ़ी। तो प्रो प्लेयर होते हैं यहाँ पे प्रिमिटिव, आप समझो प्रिमिटिव सेल्स, है ना, प्रिमिटिव सेल। उसी तरीके से यूकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोट्स, ये जो बच्चा होता है, यू मतलब न्यू, ये न्यू काइंड ऑफ सेल है, अपडेटेड सेल है, न्यू सेल। तो जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, ये आप एक ऐसे समझो कि एक घर है, इस घर का कोई दरवाज़ा नहीं है, मतलब कोई डोर है ही नहीं, कोई भी एंट्री कर सकता है। इस घर में बक्सा रखा हुआ है, इसके बक्से में कोई ताला नहीं लगा हुआ है। इस घर में खजाना रखा हुआ है ना, सोना चांदी रखा हुआ, वो भी खुले में फेंका हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब प्रिमिटिव सेल्स है, तो उतने तरीके से वो क्या है, मेम्ब्रेन से जो है ना कवर्ड नहीं है, ठीक है ना। ऐसे समझ लो कि किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। इसी तरीके से जैसे कि आपके घर में जो सामान है वो सभी के सभी क्या है, खुले पड़े हुए हैं, बस सेम तरीके से। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। एक हाउस होता है जो प्रॉपर तरीके से दरवाज़ा होता है, दरवाजे में अच्छे तरीके से ताला लगा होता है, यहाँ पे ताला लगा होता है, देन इसके बक्से में भी ताला लगा होता है, हर चीज़ों को अच्छे तरीके से पैक करके रखा जाता है, वो यूकैरियोटिक सेल हो गया। तो आप समझो एक ऐसा सेल जिसमें सभी तरह के मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, कवरिंग होते हैं, कोई भी चीज़ आसानी से अंदर बाहर नहीं हो सकता, है ना, तरीके से हर एक चीज़ प्रोसेस के थ्रू वो अंदर बाहर हो सकते हैं। यूकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में विदाउट परमिशन ये इधर से उधर जाएंगे। तो जब हम इनके डिफरेंसेस को देखेंगे तो ये मेरा और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर किसी भी तरीके का इस टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आओ और मेरे को बताओ कि क्या प्रॉब्लम रह गया आपकी, है ना, क्या आपको कहाँ डाउट रह गया, फिर मैं उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको आपके किसी काम का हो, और अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है, ये आपके काम का है, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, है ना, एंड देन सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको वीडियो इसी तरीके से बना के देता रहूँ। आप लाइक करोगे बच्चा तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। हम आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए डेडिकेटेड हैं। आप जो है ना, आप अपने एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड हो और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करो ग्रो करने के लिए। देन सी यू
मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी बेहतर ढंग से हर एक चीज़ों को क्लियर करेंगे, हर एक चीज़ों का ऑपरेशंस होगा और बहुत ही तरीके से होगा। चलिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।